सुप्रभात साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल की अनंत गहराइयों से दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सुबह के 7 बजे वाली कक्षा में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर अर्थात विगत वर्षों का प्रश्न पत्र बड़े ही बेहतरीन तरीके से बड़ी लंबी एवं विस्तृत चर्चा के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि तमन्ना बैच नाम से जानी जाती है। आप लोग दोस्तों थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही मत कीजिए। परीक्षा का समय अब निकट है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। मई में आपका पेपर है। आइए देखते हैं, हम लोग 1999 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने, चूंकि 1999 में टीजीटी में कला में आपसे केवल 100 प्रश्न पूछता था उस टाइम पे, जिसमें हम लोगों ने 90 प्रश्न कर लिया है। 10 प्रश्न बचे हैं। आइए हम आज उन 10 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न यानी 2001 वाला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। आज 10 प्रश्न बचा है 1999 का, हम उसको विस्तार से देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन व्याख्या के साथ देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। चूंकि आप लोगों के लिए जो ये महत्वपूर्ण सेशन मैं लेकर उपस्थित होता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोताही लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न पत्र आप लोग जितना टोटल कराया जा रहा है, यदि आप देखते चलते हैं तो मान के चलिए कि लगभग 80% तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी। कहाँ गया आपका पीडीएफ? एक सेकंड हम देख लेते हैं। इसमें है भाई, ये तो अमृता शेरगिल जी हैं। अमृता शेरगिल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे में क्या है। सीटीटी वाले में है क्या भाई? क्या क्या नाम रख देते हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय, हम समझ नहीं पाते। चलिए चलिए आज देखते हैं कि पहला प्रश्न जो आपके सामने लेकर उपस्थित हैं हम, एकदम ये तो हो गया था, चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता, ये हो गया था। यह भी हो गया है। चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम, ये भी हो गया था। यह भी हो गया है। समान, ये हो गया, यहाँ तक हुआ था। यहीं से हमको आज देखना है। आइए आइए ध्यान दीजिए। आज का प्रश्न आपके सामने एकदम सीना ताने खड़ा हुआ है और कह रहा है, हमें बताओ तो हम जाने। कह रहा है हमें बताओ तो हम जाने। और हमारे भाई साहब लोग इतने महान हैं, उन लोग तो अखियां मूंद के बता दिए हैं कि हमें कुछ विशेष है ये ना हो। पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पहली ही क्लास में, हम जब थ्योरी वाली क्लास शाम को पढ़ाते हैं साहब, वो जो पहली क्लास थी, पहली क्लास में ये सब सारी चीजें हम बता चुके हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? जो ग्रंथ है कल्पसूत्र का, उसका जो चित्रण हुआ है, उसके चित्रण पद्धति क्या है, उसमें कौन सी शैली प्रयोग में लाई गई है? क्या पाल शैली, क्या राजस्थानी शैली, क्या जैन शैली या पहाड़ी शैली? पहला ही प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं दोस्तों। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है। तो 1999 में प्रश्न संख्या 91 आप लोग उठा के देखिएगा। तो कल्पसूत्र ग्रंथों में चित्र किस शैली में हुआ है भैया? जैन शैली में हुआ है। पहले प्रश्न का ये जो तीसरा वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट है, जैन शैली। किस शैली में? जैन शैली में। आप देखेंगे कि एक बड़े ही अच्छे कलाविद थे जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, बात है 1942 ईस्वी की। कब की बात है? 1942 ईस्वी की। आनंद कुमार स्वामी जी जो थे, ये 1942 में एक जाते हैं एक म्यूजियम में, बर्लिन म्यूजियम में। तो बर्लिन म्यूजियम में इनकी सुरक्षित एक जो है कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पा जाते हैं। 1942 में ये एकेएस आनंद कुमार स्वामी जब बर्लिन म्यूजियम में गए तो वहां पर कल्पसूत्र से संबंधित एक सचित्र प्रति पाए जाते हैं।
वही सचित्र प्रतियां ला के प्रकाशित करवाने का काम कर देते हैं। जब वह प्रकाशित करवा देते हैं तो उन्होंने प्रकाशित करवाने के बाद देखा कि कला आलोचकों में, जो कि गुजरात क्षेत्र में विकसित कला है, उसमें बड़ी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। बस बड़ी बात यही है, गुजरात क्षेत्र में ये जो जैन शैली है, इसी जैन शैली में इस कल्पसूत्र की रचना की गई, इसी शैली में यह चित्र चित्रित किया गया। आगे बढ़िएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है या बताया है? वैसे तो रस 9 है, रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन किसके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, भावों की संख्या 8 है? तो एक है, बार बार अभी ये क्वेश्चन 1999 के ही प्रैक्टिस सेट में पूछा था, अभी पिछली कक्षा में लोग पढ़े भी थे। भरत मुनि से संबंधित यह दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में 1999 वाले में। तो उसमें क्या पूछ रहा है भैया? आचार्य भरत मुनि, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने ही जो है सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों को बतलाया है भैया। आगे बढ़े, कोई प्रश्न छूट तो रहा है क्या? कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है। ये हो गया कल्पसूत्र, ये हो गया। चलिए ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबुल हसन के पिता का नाम बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुगल कालीन चित्रकला से पूछा है आपसे 1999 टीजीटी में। मुगल कालीन चित्रकला से बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा कि अबुल हसन जो कि बहुत अच्छा चित्रकार हुआ करता था, उसके बाप का नाम, उसके पिता का नाम पूछा है आपसे। उसके पिता का नाम अकारिजा खां था। क्या था? अकारिजा खां। ये जो जहांगीर था, जहांगीर ने, क्या नाम है इसका, एक मिनट, अकारिजा खां। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा खां तो था भाई, इसमें कोई प्रकार का डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अकारिजा खां ही था, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन नहीं है, अकारिजा खां ही है। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अकारिजा खां था। जहांगीर कहता था कि अकारिजा खां जब मैं युवराज काल में था, मेरे बचपन में, यानी जब मैं युवराज था, राजा नहीं बना था, उस समय अकारिजा खां यानी अबुल हसन के पिता ने हमारी बहुत सेवाएं की है, ऐसा उसने लिखा है अपने आत्मचरित्र में। तो इस प्रश्न का विकल्प तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, दूसरा वाला अकारिजा खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिशन दास निपुण थे। केमा निपुण रहन भैया बिशन दास? छवि चित्रण में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, या चित्रकारी में, शिकार में, शिकार दृश्य में। अकार बिशन दास मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जब हम पढ़ा रहे थे, बहुत बेहतरीन पढ़ाया था कि बिशन दास छवि चित्र एकदम फोटो कॉपी बना दे, तू बैठ जा, तुम्हारी चित्र कर देंगे, इतना बढ़िया सभी बनावत रहे छवि चित्रण में। छवि चित्रण में बिशन दास बहुत ही एकदम, आप जान लीजिए कि एकदम छवि चित्र तो इसके अंतर्गत इतना सिद्धहस्त आदमी था यह बिशन दास। आप कह सकते हैं कि जहांगीर ने खुद अपनी आत्मचरित्र में लिखा है कि यह सभी बनाने में, सभी अर्थात छवि चित्र बनाने में, सभी बनाने में यह बहुत निपुण एवं सिद्धहस्त चित्रकार कलाकार था, ऐसा जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में खुद ही लिखा है इसके बारे में, बिशन दास के बारे में। तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। दोस्तों आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? मुगल कालीन चित्रकला से लगातार प्रश्न 1999 के टीजीटी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि मुगल कालीन चित्रकला से थोक के भाव में क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये लोग तीसरा या चौथा क्वेश्चन इसमें है 1999 में। तो मुगल कालीन चित्रकला जब हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो ये भी प्रश्न आपको गलत नहीं होने वाला है। हमने बताया था कि एक बड़ा ही प्यारा चित्रकार था मंसूर, उस्ताद मंसूर। पशु पक्षी के चित्रण में ये बहुत ही सिद्धहस्त कलाकार था। पशु पक्षी की चित्रकारी इतनी बेहतरीन तरीके से करता था जिसका कोई जवाब नहीं था, कोई जोड़े नहीं था। उस्ताद मंसूर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार दानिश या अयार दानिश। अयार दानिश ही इसका पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। आगे बढ़िएगा, कमेंट में बताइएगा पंचतंत्र किसकी कृति है, क्या विष्णु शर्मा की है या इसकी नहीं है, आगे बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है जोगीमारा के चित्र क्या है? जोगीमारा के
चित्र बने हैं, छत पर बने हैं, लाल पृष्ठभूमि पर बने हैं, सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर बने हैं। जोगीमारा के चित्र किस पर बने हैं भैया? जोगीमारा के चित्र आप देखेंगे भैया ये छत पर बने हैं। जोगीमारा है कहाँ? ये जो गुफा है यह भारतीय गुहा चित्रकला की यह सर्वप्रथम उदाहरण है। जोगीमारा सर्वप्रथम उदाहरण हमें यहीं से मिलता है गुहा चित्रों का, जोगीमारा से। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में पहले ही जब एमपी और छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था तो समय यह छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में पड़ता था। कहां पर? छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में। आप देखेंगे नाम सुनोगे अमरनाथ तीर्थ स्थल है, उस अमरनाथ तीर्थ स्थल के पास एक उद्गम है नर्मदा नदी का। किस नदी का? नर्मदा। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित यह जोगीमारा गुफा है। कौन सी? यह जोगीमारा गुफा है। आप देखेंगे जोगीमारा गुफा में जो इसको 10वीं शताब्दी में, जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में डंडोर नाम से जाना जाता था और इसे रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? झारखंड के नाम से जाना जाता था। आप देखेंगे कि डॉक्टर ब्लॉक का जो सर्वमान मत है, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इसका काल जो है 300 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन जॉन मार्शल के अनुसार यह जो है 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी का चित्र बताया जाता है। जो चित्र किस पर चित्रकारित किया गया? छतों पर, गुफा की छत पर। विकल्प नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है आपसे। आगे बढ़िएगा। सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लास में। आगे बढ़ेंगे, आप लोग न विश्वास हो जाके थ्योरी क्लास में देख लेना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया भीमबेटका से। क्या पूछा है कि भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं, उसकी स्थिति पूछ रहा है कि भीमबेटका आखिर में है कहाँ? क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में है? यही मध्य प्रदेश में ही है। यही विकल्प नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका के बारे में उज्जैन विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक बहुत ही नामी कलाकार चित्रकार थे जिनका नाम है वाकड़कर। इन्होंने ही 1958 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की थी। इन गुफाओं के खोजने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यहाँ पर कुल लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 475 में अवशेष यानी चित्रावशेष पाए गए हैं। किसमें? आपके इसी भीमबेटका में। इसको याद रखना, भूलना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सामूहिक नृत्य के साथ साथ मद्यपान के साथ साथ शिकार नृत्य आदि चित्र की चित्रकारी की गई है। किसमें? भीमबेटका में। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? उत्कर्ष की बात कर रहा है बूंदी शैली की। लघु चित्रों के में जो बूंदी शैली है उसका उत्कर्ष यानी वह चरम पर किसके शासनकाल में पहुंचती है? क्या छतर सिंह के, भाव सिंह के, जय सिंह या उमेश सिंह के? यही विकल्पों सही है। राजस्थानी चित्रकला जब हम पढ़ा रहे थे, राजस्थानी चित्रकला की वीडियो जाकर आप लोग देखिए। कक्षा एक एक बिंदु बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिए हैं। जो पढ़ा होगा उसका अखिया मूंद के जवाब देगा, कोनो दिक्कतें ना हो। के यही राव उमेश सिंह इसका बिल्कुल, चूंकि राव उमेश सिंह के ही समय पे बूंदी शैली अपने चरम को प्राप्त करती है, अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि महाराजा संसार चंद किस शैली यानी किस चित्रकला के महान संरक्षक थे? किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक महाराजा संसार चंद थे? ये भी हम पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया से। आप देखेंगे कांगड़ा शैली, कांगड़ा चित्रकला, या कांगड़ा न कहकर मैं पहाड़ी चित्रकला की बात करूं और राजस्थानी चित्रकला की बात करूं तो आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी कक्षाएं मैं पढ़ाया हूं, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एक प्रश्न आपका गलत होने वाला है ही नहीं। उससे बाहर प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है आपसे। हम पढ़ाए हैं इसको। अच्छा, सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए, सब जो पढ़ा है थ्योरी क्लास, उसका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। ये चीज मैं आकलन करके देख करके बता रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। आगे बढ़िएगा। महाराजा संसार चंद्र जो है यही कांगड़ा, विकल्प नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, इसी के महान संरक्षक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला, ओहो, 1999 का सेट यही खत्म होता है। उस टाइम पे 100 ही प्रश्न पूछे जाते थे। आगे हम लेकर आएंगे कौन सा प्रश्न पत्र 2001 ईस्वी का, टीजीटी का,
जीटी का। इसके लिए तैयार रहिएगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आदाब।